ने करीब 5 मिनट तक चक्कर लगाए तो वह इसके बाद हवाई पट्टी पर लैंडिंग की गई। बता दें करीब 1 बजे यह विमान जो है वो यहां से टेक ऑफ कर लिया। वह हवाई पट्टी पर हरक्यूलिस विमान ने टच डाउन किया। इसके बाद राफेल, जगुआर और सुखोई जैसे जो लड़ाकू विमान हैं वो भी गरजे। इन विमानों ने हवा में कलाबाजियां की। रात में भी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतरेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की जाएगी। इस दौरान ही कटरा जलालाबाद हाईवे 3 घंटे तक पूरी तरीके से बंद रहेगी। तो वायुसेना के एयर शो का जो उद्देश्य है वो युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी यह जो देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां पर लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय ही लैंड कर सकेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हवाई पट्टी पर के जो दोनों किनारे पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एयर शो को देखते हुए वायुसेना ने हवाई पट्टी को पहले ही अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। विमान लैंडिंग का जो आयोजन है वो दिन और रात दोनों ही समय में इसलिए किया जाएगा ताकि एयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी जो है उसका भी टेस्ट किया जा सके। तो ऐसे में आज शाहजहांपुर के लिए एक बड़ा दिन था। वायुसेना की जो ये विमान है वो वहां पर लैंड होते हुए नजर आई और साथ ही शक्ति प्रदर्शन करते हुए वायुसेना इस एक्सप्रेसवे पर नजर आई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब एयर स्ट्रिप की जो नाइट लैंडिंग हुई उसका भी टेस्ट किया गया और साथ ही साथ शाहजहांपुर में, क्योंकि देखिए पहली बार होगा जब दिन और रात दोनों ही समय ये जो विमान है वो इसे एक्सप्रेसवे पर लैंड कर सकेंगे। इससे कहीं ना कहीं जो वायुसेना है उनको एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, एक राहत मिलेगी। वो यूपी में शाहजहांपुर, जो यूपी के शाहजहांपुर में ये जो एयर शो हुआ है उसका उद्देश्य जो साफ है, युद्ध या फिर आपदा का जो अवसर आता है इस समय वो वैकल्पिक रनवे के रूप में इस एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि अभी जैसे स्थितियां बन रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिस तरीके से तानातानी है, युद्ध की आशंका भी दिखाई जा रही है, ऐसे में वायुसेना का ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसके हवा जरूर टाइट करेगा। लेकिन फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद, इस शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर इस हवाई पट्टी पर लैंडिंग के बाद कहीं ना कहीं राफेल, जगुआर जैसे जो लड़ाकू विमान थे उनके प्रदर्शन देखे गए। और साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे को, जैसा हमने पहले भी बताया कि युद्धाभ्यास के तौर पर अभी हालांकि किया गया, और साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे को इसलिए यूज किया जाएगा ताकि रात में अगर किसी विमान को लैंड कराना पड़े तो वो इस एक्सप्रेसवे पर लैंड किया जाएगा। इस समय हवाई पट्टी पर गरजते हुए जो लड़ाकू विमान है वो नजर आए। हवाई पट्टी पर रात में भी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग होगी और साथ ही साथ 5 मिनट लगभग विमान ने 5 मिनट चक्कर लगाए, जिसके बाद हवाई पट्टी पर लैंडिंग भी की। करीब 1 बजे वह समय बताया जा रहा है जहां से वह टेक ऑफ कर लिया गया। तो जो आज का दिन है वो शाहजहांपुर वालों के लिए खास है और साथ ही साथ पूरे देश के लिए आज एक शौर्य और साथ ही साथ एक गुमान का वक्त है जब हमारे देश की, जो हमारी वायुसेना के जो ये लड़ाकू विमान है वो उतरे और रोमांचित दृश्य दिखाते हुए नजर आए। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे शाहजहांपुर में आज जो ये लड़ाकू विमान लैंडिंग करते हुए नजर आए, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या भारत की जो वायुसेना उसमें शौर्य और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहले भी भारत ने इस तरह के जो लैंडिंग ऑपरेशंस है उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। और ये जो नेशनल हाईवेज वगैरह बन रहे हैं या जो एक्सप्रेसवेज हैं, इनका मकसद भी स्ट्रेटेजिकल, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर बाई चांस दुश्मन आपके रनवे खराब करता है या उनको बिल्कुल खत्म कर देता है या उनको नेस्तनाबूद करता है, तो जो इमरजेंसी लैंडिंग है या टेक ऑफ है वो ऐसी जगह से भी की जा सकती है। और भारतीय वायुसेना देखिए बड़ी केपेबल और प्रोफेशनल एयरफोर्स है पूरे विश्व में। और आप देखिए जिस तरह से थॉइस वगैरह में जब चीन के छक्के छुड़ा दिए थे भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने, जब हम यंग ऑफिसर्स होते थे तो वहाँ हेलीकॉप्टर भी जाने में लोग डरते थे पायलट्स, क्योंकि वहाँ इतने पत्थर और ये उड़ते थे। उसके बाद वहाँ एयर स्ट्रिप बनाई गई। अभी भारतीय सेना ने वहाँ हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो हरक्यूलिस है उसको लैंड कराया था। तो ये बताता है कि किस तरह की प्रोफेशनल एयरफोर्स है और किस विषम स्थितियों में, आपको याद हो
कहता है वहां विजन जी, आपकी आवाज कुछ कट रही है, एक बार फिर से आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। हेलो जी, बात कंप्लीट कीजिए अपनी। हेलो। तो शाहजहांपुर में विजय जी आपको दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जैसा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े तो उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे पर जो ये विमान, लड़ाकू विमान जो गरजे हैं, बरसे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो दुश्मन देश है उसकी हालत जरूर पस्ता होगी। वही साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पर इसीलिए भी लैंडिंग कराया गया क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो काफी असरदार बताया जा रहा है। इसमें कई ऐसे विमान भी शामिल थे, जैसे बात करें अगर राफेल की, तो राफेल की अगर खूबी की बात करें तो ये एक ऐसा विमान है जिससे कि विमान मौसम में, जैसे होता है कि मौसम में ऑपरेशनल जब विमान जाते हैं तो कहीं ना कहीं मौसम के खराब होने की वजह से उन पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये खराब मौसम में भी अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन तरीके से देगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटेओर मिसाइल से लैस है यह विमान। तो वही दूसरी विमान थी Su-30 MKI, जो कि भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से जब विकसित की गई है। यह ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक जाएगी। तो हमारे साथ एक बार फिर से डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जैसा आप बोल रहे थे, पहले तो आपने पूरी बात कीजिए। विनोद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, दोबारा सवाल दोहराइए, थोड़ा सा कनेक्टिविटी चली गई। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे ये पूछा था, जैसे एक्सप्रेसवे पर ये जो विमान लैंड करते हुए नजर आए, आपने दर्शकों को भी ये बता रहे थे कि कुछ विमान ऐसे शामिल है, जैसे अगर हम बात राफेल की करें, इस एक्सप्रेसवे की ऐसी क्या खूबी, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या कुछ खास है इस एक्सप्रेसवे में? रफाल तो एक एरियल प्लेटफॉर्म है और उनको उतारा जा सकता है। जो रनवे है उसकी जो एडिक्वेट लंबाई है वो उतनी पर्याप्त मिलनी चाहिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन अगर अपने ऑपरेशन लॉन्च करने पड़े या बाई चांस कोई रनवे नहीं है तो यहाँ हैं और यहाँ देख सकते हैं। तो बात ये एक फोर्स मल्टीप्लायर और एक्सप्रेस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ इस तरह के एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते। तो फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि देखिए मौसम आज थोड़ा सा खराब है, इसकी वजह से हो सकता है कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, शाहजहांपुर में अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो बेहद खास माना जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि इसकी जो लंबाई है उसकी बात करें तो 594 किलोमीटर लंबाई ये गंगा एक्सप्रेसवे है, जो कि मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली तमाम जगहों से होकर गुजरता है। इसका बीते दिनों ही लोकार्पण किया जाएगा। आने वाले दिनों में 44 गांवों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, तो कई मायनों में खास है। मौसम बिगड़ने की वजह से हालांकि लैंडिंग में देरी जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल अभी जब लैंड किया गया, वायुसेना के जो विमान थे वो लैंड किए गए। हवाई पट्टी की अगर बात करें तो आखिर ये क्यों खास है ये भी हम आपको बताते हैं। तो वायुसेना के एयर शो का उद्देश्य जो है वो युद्ध या फिर आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। यानी कि जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी ये बता रहे थे कि कई बार होता है जब दुश्मन जो है वो हमारे रनवे पर अटैक कर देते तो ऐसे में हमारे पास बैकअप रनवे होना चाहिए जिससे कि हम युद्ध में टिके रहें। तो ये एक्सप्रेसवे का इसलिए भी यूज किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी यह जो देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां पर लड़ाकू विमान दिन या फिर रात दोनों ही समय लैंडिंग कर सकते हैं। एक खूबी ये भी है। तो वही करीब दोनों किनारों पर करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जैसे हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी, हर एक मूवमेंट को परखा जाएगा, देखा जाएगा। दुश्मनों की छक्के छुड़ाने के लिए भी ये एक्सप्रेसवे काफी खास माना जा रहा है। तो विमान लैंडिंग का जो आयोजन है वो दिन और रात दोनों समय में इसलिए किया जाएगा ताकि एयर स्ट्रिप की जो नाइट लैंडिंग है उसकी कैपेबिलिटी का भी टेस्ट किया जा सके। तो तमाम ऐसे विमान भी इसमें शामिल है जिनका लैंड किया गया, चाहे वो मिराज 2000 की बात करें, मिराज 29 की बात करें जो कि तेज गति, ऊंची उड़ान और रडार चकमा देने वाली क्षमता वाले लड़ाकू विमान है। और वायुसेना के पास जब इतने विमान, इतने प्रभावशाली, इतने ज्यादा कह सकते हैं इतने अच्छे हथियार हैं,
तो ऐसे में वायुसेना और ज्यादा आने वाले दिनों में स्ट्रांग हो सकती है। और साथ ही भारतीय सेना लगातार सरकार की ओर से भी ये प्रयास है, क्योंकि भारतीय सेना अक्सर ये कहते हुए भी, भारतीय सेना के जो हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास हथियारों की कमी है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रहा है। चाहे वो हम बीते दिनों जो राफेल की डील हुई है उसकी बात करें, तमाम तरीके से भारतीय सेना को, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, इन तीनों ही सेनाओं को किस तरीके से हथियारों एक अच्छे हथियार दे करके उनको ताकतवर बनाया जाए, उस पर भी प्रयास करते हुए, काम करते हुए सरकार नजर आ रही है। पढ़ते अगले खबर की ओर, जहां पर जातिगत जनगणना पर केंद्र की सहमति के बाद बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां ओवैसी हितैषी दिखने की होड़ में लगी है, जबकि उनका बहुजन विरोधी इतिहास इसे नकार रखता है। वही अगर इसकी नीयत साफ होती तो ओवैसी समाज आज विकास में उचित भागीदार होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बीएसपी के संघर्ष के चलते ओवैसी समाज आज जागरूक हुआ है, जिससे इन पार्टियों को स्वार्थवश अब इनका समर्थन चाहिए। वही साथ ही ओवैसी समाज का वास्तविक हित बीएसपी में ही निहित है और वोट हमारा राज्य तुम्हारी नहीं चलेगा का वक्त अब आ गया है। तो जातिगत जनगणना पर यह बयान देते हुए नजर आए हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर की रुख कर दे, जहां पर लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बीजेपी के अचानक से यू टर्न का कारण क्या है, संजय सिंह ये कहते हुए नजर आए। पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाया जा रहा, संजय सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं। जातिगत जनगणना जुमला मात्र है, संजय सिंह बड़ा आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी पर लगाते हुए नजर आए। हालांकि हर विपक्ष का एक सुर में यही कहना है कि जातिगत जनगणना, जिसको लेकर बीते दिनों बीजेपी ने विरोध जताया था, बीजेपी नकार रही थी, लेकिन अब अचानक से ऐसा कौन सा उनके हाथ चिराग लग गया, अचानक से उन्होंने क्यों पलटी मार ली, तमाम तरीके से सवाल उठाते हुए संजय सिंह भी नजर आए हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां भी नजर आ रही है। तो आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। ये जाति जनगणना पे ज़्यादा ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। ये चुनाव के लिए, बिहार चुनाव के लिए किए गए एक जुमले के समान है। और वो पार्टी जो महिला आरक्षण पे 1 इंच नहीं बढ़ी, वो पार्टी जिसने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक मारा है, वो पार्टी जिसने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी के आरक्षण में घोटाला किया था, वो पार्टी जिसने 100 साल के अंदर आज तक जिसकी मातृ संस्था का एक भी प्रमुख आरएसएस का दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं हुआ, वो कभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के भले के लिए काम नहीं कर सकते हैं। ये निजीकरण के जरिए सरकारी विभागों में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने वाली पार्टी है। जाति जनगणना इनका एक जुमला मात्र है और कुछ नहीं है। वही आगरा से सपा सांसद रामजीलाल सुमन का आवास बना छावनी, घर के बाहर धरने पर बैठे सांसद और सपा कार्यकर्ता, अलीगढ़ के दलित परिवार से मुलाकात करने की मांग की जा रही है। वही पुलिस ने नोटिस थमाया है, अलीगढ़ जाने से रोका है। ये बयान सामने आया है, पीड़ित वंचित शोषितों से मिलने से रोका जा रहा है। रामजीलाल सुमन का बयान सामने आया, घर के बाहर बैरिकेड से पुलिस के घेरे में नजरबंद सुमन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पीड़ित वंचित शोषित से मिलने से रोका जा रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है। वही आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन का जो आवास है वो छावनी में तब्दील हो गया है। घर के बाहर धरने पर कार्यकर्ता बैठे हैं और दलित परिवार से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। वही घर के बाहर बैरिकेड भी नजर आ रहा है, पुलिस के घेरे में रामजीलाल सुमन। तो अलीगढ़ के दलित परिवार से मुलाकात करने की जो मांग है वो की जा रही थी। घर के बाहर हालांकि बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, पीड़ित वंचित शोषितों से मिलने के लिए मना किया जा रहा है, सपा सांसद ने आरोप लगाया है। तो अलीगढ़ के दलित समाज से मिलने के लिए रोका जा रहा, ये आरोप लगते हुए रामजीलाल सुमन बीजेपी पर नजर आए हैं।
के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ इस दौरान पुलिस ने छावनी रामजीलाल सुमन का जो आवास है उसको छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस फोर्स लगाए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा कि सपा सांसद सपा कार्यकर्ताओं को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। दलित शोषित वर्ग के आवास को दबाते हुए सरकार नजर आ रही है और यह आरोप लगातार लगता हुआ नजर आ। तो आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन का आवास छावनी में तब्दील हुआ है। घर के बाहर धरने पर सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दलित परिवार से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। वहीं घर के बाहर बैरिकेड्स पुलिस के घेरे में रामजीलाल सुमन नजरबंद नजर आ रहे हैं। घर के बाहर धरने पर जो सपा सांसद है वो बैठे हुए हैं। तमाम तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। घर के बाहर बैरिकेडिंग भी लगी हुई नजर आ रही है। तो सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शोषित दलित लोगों के आवाज को दबा रही है, उनसे मिलने नहीं दे रही है और हम अगर उनसे मिलने जाना चाहें तो उन्हें रोक रही है। ये आरोप लगाते हुए रामजीलाल सुमन नजर आए हैं बीजेपी पर। तमाम तरीके की जो बयानबाजी है वो भी जारी है। आज अलीगढ़ जाना था, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुरक्षा के नाम पर हमें नजरबंद कर दिया गया है। हमारी जो गतिविधियां थी बाहर जाने की, लोगों के दुख में शरीक होने की, लोगों के पास जाने की, वेदना व्यक्त करने की, उन सब चीजों पर विराम लगा दिया है। और यही वजह है कि आज जानबूझ करके हमें अलीगढ़ नहीं जाने दिया जाता। घटना 26 अप्रैल की है। 3 नौजवान प्रदीप, राहुल और छविराव ये वीडियो बना रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित। इनको लोगों ने पीटा, बुरी तरह पीटा। इसका वीडियो भी आपको दिखा दिया गया है। और मजेदार बात यह है कि बजाय इनकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज की जाती, उल्टे उनको 1 से 51 में चालान कर दिया गया। इनकी बेशुमार पिटाई हुई, नंगा किया गया, पूरे शरीर पे निशान है, जख्म है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो पीड़ित है उन्हीं के साथ नाइंसाफी की जा रही है। और एक बाढ़ सी आ गई है उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार की। आप लोग जानते हैं कि हम 27 तारीख को बुलंदशहर जा रहे थे और गवाना चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ियां रोक ली गई। हमें नहीं जाने दिया बुलंदशहर। वहाँ भी एक सुनहरा गांव में पीड़ित दलित परिवार से हम लोग मिलना चाहते थे और उससे टोल से 3 मीटर पहले हमारे साथियों के ऊपर, हमारे ऊपर प्राणघातक हमला किया। वहाँ पुलिस ने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ लोगों को, 3-4 लोगों को 1 से 51 में पकड़ करके इनको तत्काल छोड़ दिया गया। अपराधियों के साथ बिल्कुल मेहमानों जैसा व्यवहार हो रहा है। हमें प्रतिपक्ष का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है। सबसे अहम सवाल ये है कि जितनी ताबड़तोड़ घटनाएं हुई उनके खिलाफ अगर कहीं से प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता खुराफात करने वालों पर, अपराधियों पर। लेकिन वहीं कानपुर के वीआईपी रोड पर नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। इस अभियान की कमान खुद मेयर ने अपनी टीम के साथ संभाली और मौके पर मौजूद रहकर कार्यों की निगरानी की। नगर निगम का यह अभियान पूरे शहर में जारी है। इसके साथ ही शहर के जो सभी नाले हैं उसकी भी सफाई की जा रही। 30 मई तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया। नगर निगम की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है ताकि जल भराव की जो समस्या है उससे समय रहते निपटा जा सके। आज बेटा ग्वालटोली में वीआईपी रोड पर है, वो क्या कहते हैं मछली वाले हाथे से लेकर के हमारा जो शीशा मऊ वाला है नाला वहाँ तक है, भैरव घाट तक। और आगे क्या प्लान है? बस यही प्लान है, जब तक नाले का पूरा साफ नहीं कर लेंगे निरंतर कार्य चलता रहेगा। ये पहले जब यहाँ पे अभियान हुआ बेटा हर जगह में और मिलकर नाला जाके देख लो। 20
अब खबर मेरठ से, जहां पर पीएम शर्मा रोड किंग बेकरी का कॉम्प्लेक्स मामला सामने आया है। सील कॉम्प्लेक्स को 8 साल से बिजली कनेक्शन मिल रहा था। बताते हैं चले कि लैंड यूज बदले बिना ही 80 दुकानों का कॉम्प्लेक्स बना है। बिना पार्किंग और अप्रूव्ड नक्शे के निर्माण किया गया। एसडीओ एक्सीएन ने एस्टीमेट के बिना ही बिजली कनेक्शन दिए हैं। मेडा कॉम्प्लिकेशन और फायर एनओसी के बिना ही कनेक्शन। एससी और चीफ इंजीनियर ने भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला है। वही एमपी पीवीवीएनएल ने कोई सख्त इस पर एक्शन नहीं लिया है। जहां मेरठ में किंग बेकरी का जो कॉम्प्लेक्स है वो मामला सामने आया है, जिस पर यह बताया जा रहा है कि बिना एनओसी के 8 साल से बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। वही रायपुर के बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वक्फ सुधार जनजागरण अभियान कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत किया। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। कार्यशाला में कांग्रेस पर वक्फ बोर्ड को तानाशाही शक्तियां देने के आरोप लगाए गए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, जबकि मोदी सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम से पसमानदा मुसलमान, मुस्लिम, विधवा महिलाओं और बोहरा समुदाय लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखान साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय सहित कई सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि जो वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज के विद्वानों ने जिस उद्देश्य के साथ किया था कि मुस्लिम समाज में जो पसमानदा मुस्लिम हैं, महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के हैं, वक्फ बोर्ड से उनको लाभ हो, उनकी गरीबी दूर हो। लेकिन कालांतर में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्ति दे दी कि इसका दुरुपयोग होने लगा और इतना तक हो गया कि जिसकी भी प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड हाथ रख दिया तो उसका वो हो गया, उसकी कहीं कोई अपील नहीं, सीधे अपील वक्फ बोर्ड में ही। और आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड में अपील में क्या वहां पर न्याय होगा। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड में जो विसंगति थी उसको दूर करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके मार्गदर्शन में अभी भारत के संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। और ये अधिनियम ये मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है, बल्कि ये अधिनियम समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बोहरा समाज के हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बना हुआ है। आप सब लोग संसद में जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो उसको सुनना चाहिए। बहुत विस्तार से इस विषय पर वो बोले हैं और आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी को भी आप लोग सुने होंगे, सांसद जी को, जिन्होंने बड़ी चुटीले तरीके से अपनी बात रखी कि जो वक्फ बोर्ड अधिनियम था उसमें शरारत अली लोगों को तो लाभ होता था, लेकिन शराफत अली लोग लाभ से वंचित हो जाते थे। तो ये शरारत अली लोग जो गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के माध्यम से लाभ लेते थे, इसको रोककर जो समाज में शराफत अली हैं उनको वक्फ बोर्ड का लाभ मिले, इसके लिए यह अधिनियम लाया गया है। और इसके अधिनियम पास होने के पहले समाज के भी विभिन्न संस्थाओं से राय मशुरा किया गया, विपक्ष से भी राय मशुरा किया गया। उनका मांग था कि इसको जेपीसी में ले जाया जाए। और आप सबको मालूम है कि सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन हुआ था।
तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।